Studyplexity, CLAT, and Judiciary. हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका स्टडी फ्लेक्सिटी क्लैट एंड जुडिशरी में। मेरा नाम साकेत सौरभ है और मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका पूरे एग्जाम में। 120 क्वेश्चंस में से देर आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 32 क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। और पूरे कोचिंग के इकोसिस्टम में जो सबसे बड़ा गैप है वो भी यही है कि बच्चा करंट अफेयर्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है और वो अपने स्कूल के पढ़ाई में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है या इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर पाए या करंट अफेयर्स को फुलफिल कर पाए। इसीलिए हमने एक एक्सप्लेनर सेक्शन शुरू किया है जिससे हम कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। वी विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक टॉपिक को हम उठाते हैं और उस टॉपिक के सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग मी, दे गेट टू अंडरस्टैंड द एंटायर इशू इन इट्स इंटायरिटी। पूरी तरीके से उस इशू को समझने का एक जो प्रयास है वो आप करें मेरे साथ। और आई हैव केप्ट द पैटर्न वेरी सिमिलर टू व्हाट क्लैट आस्क्स। क्लैट में क्या पूछा जाता है आपसे? क्लैट में करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है। आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं एंड द क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरली फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ इज देयर ओनली टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए पैराग्राफ दिया जाता है कि आप ये पढ़िए और समझिए कि हम आपसे किस बारे में बात कर रहे हैं। सो यू रीड द पैसेज और उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ से ही पूछे गया। पैराग्राफ का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये बता दें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इससे जुड़े बहुत सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है ऊपर में क्लैट मॉडल क्वेश्चन 2026। और जो आज का टॉपिक है वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगर आपने सुना ही होगा, ये निकोबार क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और इसे हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं। एक ग्रुप है थोड़ा नॉर्थ, एक ग्रुप है थोड़ा साउथ। मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखा दूं ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये दिस इज इंडिया, राइट? ये भारत का मैप है और एक दिस इज इंडियाज मैप एंड दिस इज कश्मीर टू कन्याकुमारी। यहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखाई दे रहा है। क्या मैं जूम करूं थोड़ा इसको? क्या आप देख पा रहे हैं इसको? कैन यू सी अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हियर? यहाँ पे दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड विच वी कॉल एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड ये है और इसके बाद निकोबार आइलैंड ये है। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? दिस प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन दिस निकोबार आइलैंड। इस निकोबार आइलैंड पे ही ये प्रोजेक्ट चलाने की बात की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है तो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि विच लाइन सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप is separated by 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से सेपरेट किया जाता है। और 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल और कुछ भी नहीं बल्कि एक लैटिट्यूड है जो यहां से पास करता है। एक लैटिट्यूड है जो कि यहां से पास करता है। ठीक है, अब अगर हम इसे और गौर से देखें तो ये ऐसा एक लाइन है कि दिस इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब आप समझते हैं शायद। लैटिट्यूड क्या है? एक लैटिट्यूड आर पैरेलल लाइंस व्हिच आर रनिंग एंड दे आर स्पेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से स्पेस रहते हैं। 10 डिग्री चैनल इज नथिंग बट 10 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। जब भी व्हेनेवर अ लैटिट्यूड, लिख दूं मैं, व्हेनेवर अ लैटिट्यूड passes through a water body, it is referred as channel। इसीलिए इस लाइन को, जो लाइन अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करता है, उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। वी कॉल इट 10 डिग्री चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज नथिंग बट 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यही बात है। तो कहाँ पे स्थित है ये? ये यहाँ पे 10 डिग्री चैनल इज लोकेटेड हियर।
10 degree channel is located here. This is India, this is Bay of Bengal, this is Andaman group of island, this is Nicobar group of island. अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, विच इज नथिंग बट 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. वाई नॉर्थ? नॉर्थ क्यों है? नॉर्थ इसलिए है क्योंकि इक्वेटर कहाँ कहीं यहाँ से पास करता है. दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर. इंडिया आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो पूरा इंडियन लैंड मास है इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ. मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत लैटिट्यूड का आइडिया है. नहीं है तो मैं थोड़ा बता भी दूं. 0 से फिर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुंचे? 10 डिग्री नॉर्थ. और ऊपर पहुंचते पहुंचते वी कम हियर एंड वी रीच अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो ये पूरा जो इंडियन लैंडमास है एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री नॉर्थ, जो सदर्न टिप है इंडियन लैंडमास का. लेकिन अंडमान एंड निकोबार के नीचे सबसे एक छोटा पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. दिस इज 6 डिग्रीज 45 मिनट नॉर्थ एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी. इंडियन टेरिटरी का सबसे सदर्न मोस्ट टिप कहाँ पे है? इसी में है, निकोबार आइलैंड में एक छोटा सा पॉइंट है, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उसका लैटिट्यूड कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ. ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे. अभी मेरा बस यही कहना है कि निकोबार प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो आपको ये समझना पहले जरूरी है कि निकोबार है क्या. निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में है. अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का हिस्सा है. अंडमान और निकोबार के बीच में एक लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल. निकोबार आइलैंड में सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी है, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. उसका लैटिट्यूड कितना है? 6 डिग्रीज 45 मिनट नॉर्थ. अगर आप ये बातें समझ गए हैं तो आप अब थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे. यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू दिस. आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि द 81,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसफॉर्म ग्रेट निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार आइलैंड को बदलना चाहता है इनटू अ मेजर इकोनॉमिक, मैरीटाइम एंड डिफेंस हब. इकोनॉमिक, मैरीटाइम और डिफेंस हब में बदलना चाहता है. द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स एन इंटीग्रेटेड टाउनशिप. इस प्रोजेक्ट में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे है? गलाथिया बे में है. वो एक जगह है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. डुअल यूज एयरपोर्ट, एक डुअल यूज एयरपोर्ट बनाएंगे और एक पावर प्लांट बनाएंगे. तो क्या क्या चीजें बनाएंगे? मैं नंबरिंग भी करता चलूं. एक इंटीग्रेटेड एक टाउनशिप बनेगा, पॉइंट नंबर 1. एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा. ट्रांसशिपमेंट क्या होता है समझेंगे. एक ऐसा पोर्ट जहां पे कार्गो एक्सचेंज किया जाता है. बड़े बड़े कार्गो के जहाज छोटे जहाजों में चीजें पहुंचा देते हैं. अब वो छोटा जहाज अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे चला जाता है. या आप ऐसा समझे कि आप ट्रेन से उतरे किसी मुगल सराय जंक्शन में, बड़ा जंक्शन है, या आप उतरे पटना जंक्शन में, आप उतरे रांची जंक्शन में, आप उतरे दिल्ली में, और फिर दिल्ली से बस लेके आप पास में मुजफ्फरनगर, मेरठ ऐसी जगहों पे चले गए. रांची उतरे, यहाँ से हजारीबाग, यहाँ से रामगढ़ चले गए. उसी तरीके से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कार्गो एक्सचेंज किया जाता है. बड़े कार्गो शिप्स अपना जो सामान है छोटे कार्गो शिप्स में दे देते हैं. उल्टा भी होता है, जैसे कि आप रांची ट्रेन पकड़ने के लिए हजारीबाग से बस पकड़ कर आते हैं. हजारीबाग से आया, यहाँ पे ट्रेन पे बैठे और यहाँ से ट्रेन से बॉम्बे चले गए. ये भी होता है. तो दोनों चीजें होती हैं. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जहां पे कार्गो एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन अ बिगर वेसल एंड अ स्मॉलर वेसल. दोनों चीजें हो सकती है. तीसरी चीज क्या है? एक डुअल यूज एयरपोर्ट. डुअल यूज क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिविल एयरपोर्ट भी है और मिलिट्री एयरपोर्ट भी है. और एक पावर प्लांट. पावर प्लांट में सोलर पावर की भी बात की गई है और गैस बेस्ड प्लांट भी की गई. एक गैस बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट बनाया जाए. स्ट्रेटेजिकली द आइलैंड्स प्रॉक्सिमिटी टू द मलक्का स्ट्रेट. ये बहुत जरूरी है. एक स्ट्रेट है, आपने स्ट्रेट के बारे में अभी सुना ही है, करंट अफेयर्स में सुना होगा. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुना है आपने. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बहुत सारा न्यूज में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया गया है. स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक बहुत नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी है. एक बहुत छोटा पानी का टुकड़ा है जो दो बहुत विशालकाय पानी के टुकड़ों को जोड़ता है. इट इज अ वेरी नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू वेरी लार्ज वाटर बॉडीज. उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, STRAIT. तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. तो एक छोटा सा पानी का टुकड़ा जो बहुत दो बड़े बड़े पानी के टुकड़ों को कनेक्ट करे, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. तो ये जो निकोबार आइलैंड है, मैं आपको यहाँ दिखा भी दूं. निकोबार आइलैंड इज वेरी क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट. ये आप देख रहे हैं निकोबार आइलैंड है सर. दिस इज व्हाट इज निकोबार आइलैंड. और ये जो है वो मलक्का स्ट्रेट. यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन है. इधर आप चले जाए तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है. एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मलक्का स्ट्रेट. आते हैं इसमें. It enhances India's role in global maritime trade and strengthens defense capabilities in Indo-Pacific region. However, the project has sparked concerns. क्यों concern है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन.
इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी स्पीसीज रहती हैं, ऐसे बर्ड रहते हैं जो कि सिर्फ वहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे एक टर्टल मिलता है जिसका एक नेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पे वो ब्रीड करता है, वो भी निकोबार आइलैंड के राइट वाले तट पे है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो कम्युनिटीज रहती है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजी। पूरे देश में सिर्फ 75 पीवीटीजी। तो ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत कम संख्या में, कुछ हंड्रेड्स में है। तो अगर आपने उनके हैबिटेट को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ देम गेटिंग एक्सटिंक्ट, हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाए। यहाँ पे शॉम्पमैन नाम का ट्राइब है, यहाँ पे निकोबारीज है, ये दोनों ऐसे ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल ट्राइब। अगर आपने उनके हैबिटेट में, उनके रहन सहन में ज्यादा छेड़छाड़ किया तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। sparked concerns over its environmental, पहली चीज, and social impact. Around 130 square kilometer of the forest land will be diverted. 130 square kilometer of forest land divert किया जाएगा. Felling of nearly 1 million trees, लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा in a biodiversity rich region. The project may also threaten habitats of endangered species like leatherback turtle, like the Nicobar megapod, और ये जो है सिर्फ वहीं पे मिलता है. Additionally, the indigenous communities such as the Shompen and Nicobarese tribe could face the displacement and cultural disruption due to rapid urbanization and population growth in the island. Population growth होगा जो कि प्रोजेक्टेड है कि 2050 तक लाखों में संख्या चली जाए, लगभग 6-6.5 लाख लोग वहां पे आने लगे, तो हो सकता है कि डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए क्योंकि वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड है, ज्यादा लोग नहीं आते, लोग अपने तरीके से जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। शॉम्पेन में अभी जो आंकड़ा है, शॉम्पेन ट्राइब है एक वहाँ पे शॉम्पेन, इसमें सिर्फ 250 लोग हैं अभी। देयर आर ओनली 250 पीपल हु आर देयर इन दिस ट्राइब, और आपने ज्यादा छेड़छाड़ की तो हो सकता है कि वो भी खत्म हो जाए। हाँ, फिर ये निकोबारीज, ये लोग हंटर गैदरर कम्युनिटीज, अभी भी हंटर गैदरर कम्युनिटीज हैं और अभी भी हमने उनको बहुत संभाल के, बहुत संजो के रखा हुआ है। अगर आपने ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ देम गेटिंग एक्सटिंक्ट, हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाए। तो ये है मुद्दा। ये एक एनजीटी क्या होता है सर? अच्छा, यहाँ नहीं आया ये। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लियरेंस किसने दिया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधि द्वारा स्थापित, एक लॉ के द्वारा स्थापित एक बॉडी है, और वो ऐसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस वो ट्रिब्यूनल देने का हक रखती है। क्या ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, और गया भी है। कैलकाटा हाई कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, सारी चीजें चल भी रही हैं साथ साथ। तो यही मुद्दा है कि वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार का कहना है कि इकोनॉमिक हब बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक हब बनाएंगे, लेकिन उसका एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट होने की संभावना है। आइए जल्दी देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया। एक छोटी सी बात हम समझ ले कि हिमालयाज जो है, क्या आप हिमालयाज देख पा रहे हैं? कैन यू सी द हिमालयाज ऑन द बोर्ड? ये हिमालयाज, दीज आर द हिमालय, और ये हिमालयाज यहाँ तक आते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पे जब हिमालयाज आते हैं इन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं। यहाँ पे जब आता है तो हम उसे, जब म्यांमार में आप देख रहे हैं यहाँ पे आता है, उसे हम अरक्कन योमा माउंटेन्स कहते हैं। अरक्कन योमा, अरक्कन योमा। और आप यहीं पे एक प्रोविंस है यहाँ पे जिसे हम रैखाइन हिल्स बोलते हैं, रैखाइन हिल्स। और यही वो इलाका है जहाँ पे रोहिंग्याज रहते थे, और यहीं से उनको विस्थापित किया गया, यहीं से उनको परसिक्यूट करने लगे लोग, और वो उन्होंने भागना शुरू किया। तो यहाँ से वो बांग्लादेश आए, और बांग्लादेश से कुछ लोग भारत भी आए। मतलब दे आर ऑल रिफ्यूजीज। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ उसके बाद दिस एंटायर माउंटेन रेंज देन प्लंजेस इनटू बे ऑफ बंगाल, पानी में अंदर डूब जाता है ये, और फिर पानी से बाहर निकलता है। जब पानी से बाहर निकलता है तो हमें लगता है कि वो आइलैंड। तो व्हाट इज इट? अंडमान एंड निकोबार आर नथिंग बट दे आर द पार्ट ऑफ हिमालयन आर्क। ये जो हिमालय का आर्क है, ये अंडमान एंड निकोबार इसी का पार्ट है। तो जैसा हिमालय का बनावट है, जैसा इस तरीके से बना, इसीलिए इसे हम कभी कभी टेक्टोनिक आइलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट से बना है, इसीलिए अंडमान एंड निकोबार को हम टेक्टोनिक आइलैंड भी कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो हिमालयाज में होती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीक है, पीक, माउंटेन पीक्स। अब आइलैंड में माउंटेन पीक होना कितना आपको इट कैन सरप्राइज यू, लेकिन यहाँ पे जो पीक है और जो सबसे बड़ा पीक है उसे हम उसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। उसके साथ यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि यहाँ पे होता है,
भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, यहाँ पे वोल्केनिक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, एक डोरमेंट वोल्केनो है जिसे हम कहते हैं, एक वोल्केनो भी है वहां पे, उसे हम कहते हैं बैरन, इन द बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, इस आइलैंड पे एक वोल्केनो। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब एक चीज और समझे कि यहाँ पे निकोबार आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा 2 निकोबार। अब जब भी वेन एवर देयर विल बी a continental shelf, there are chances of gas. Which gas? Natural gas. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नेचुरल गैस का हाई चांसेस ऑफ नेचुरल गैस वहीं पे मिलता ही है, हाई चांसेस भी नहीं, वेरी लाइकली दैट यू विल हैव नेचुरल गैस रिजर्व। इसीलिए निकोबार में हमारे पास नेचुरल गैस का रिजर्व है और इसी वजह से हम वहां पे एक नेचुरल गैस का प्लांट भी बनाना चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के कितना करीब है, ये इक्वेटर यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये निकोबार इज अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्रीज नॉर्थ, 6 to 7 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, अब ये इक्वेटर से इतना नजदीक है, मतलब यहाँ पे सोलर इनफ्लक्स जो है, सोलर कैपेसिटी जो है यहाँ पे बहुत हाई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी भी, यू कैन रीप अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी, आप बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो मुद्दे हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है, टाउनशिप बनाया जा रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक पावर प्लांट बनाया जा रहा है, और पावर प्लांट में 2 चीजें बनाई जा रही हैं, एक गैस पावर प्लांट बनाया जा रहा है और एक सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये 2 चीजें भी आप समझ रहे हैं। बारिश बहुत होती है यहाँ पे, बारिश बहुत होती है क्योंकि मानसून के जो मानसून विंड्स जो हैं दे हिट इट। अंडमान निकोबार में आपने अगर न्यूज़ पढ़ा है आजकल में, तो अंडमान निकोबार में मानसून आ चुका है, तो अंडमान निकोबार में बारिश बहुत होती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डाइवर्सिटी बहुत है, और आपको पता है कि इक्वेटर के इतनी नजदीक होने के कारण वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी एंड, और इसी वजह से वो इकोलॉजिकली बहुत रिच है, मतलब फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। निकोबार तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी है। एक इकोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम था नॉर्मन मायर, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, मैं किस रंग से लिखूं अब, एक है हिमालयाज, एक है इंडो बर्मा, एक है वेस्टर्न घाट्स, और जो चौथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो निकोबार आइलैंड, निकोबार। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको फ्लोरा फौना ये सारी चीजें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बारिश बहुत होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम काइंड ऑफ कंडीशंस हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन के साथ साथ नाइट्स गेट वेरी कूल, इसीलिए आपको पता है कि अंडमान लोग घूमने भी जाते हैं। अगर बहुत गर्मी होती तो घूमने क्यों जाते, दिन में धूप रहेगी आपके पास, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी द वेदर विल बिकम कूलर। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं इसको, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, दिस इज नोन एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और हम अब चलते हैं। ये भी आप समझ गए कि यहाँ पे तो इतनी सारी चीजें हैं निकोबार के पास, उसके साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि आप यहाँ पे बैठ गए और आप किसके करीब हैं, आप करीब हैं स्टेट ऑफ मलक्का। जैसे आप यहाँ पे बैठे, आपने अपने डिफेंस पर्सनल को भी बैठा दिया, अपने नेवी का शिप बैठा दिया, सारी चीजें कर दी, उसके बाद आप इतने क्लोज हैं एक चोक पॉइंट, ये सारी जगहों को चोक पॉइंट कहते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो रही, और ईरान इज नाउ एबल टू एक्सर्ट द लेवरेज, वो एक लेवरेज है उसके पास कि वो चाहे तो हॉर्मुज बंद कर दे, और देन वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स। समझ रहे हैं बात। तो इसी तरीके से अगर हम निकोबार की बात करें तो मलक्का के इतने करीब है कि यहां से आप यहां बैठ के मलक्का पे पूरी तरीके से कंट्रोल जमा सकते हैं। मलक्का से पूरे साल में लगभग 94,000 शिप्स क्रॉस करती हैं। कैसे शिप्स भाई, कार्गो शिप्स। उसके साथ साथ लगभग 30% ऑफ वर्ल्ड कार्गो क्रॉसेस थ्रू हियर, 30% ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम, और लगभग 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल क्रॉसेस थ्रू हियर। तो ये इतना बिजी रूट है, और आप अगर यहाँ पे आपने कुछ बैठा दिया, अपने लोग कुछ डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा ली, तो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज दैट वी आर गोइंग टू हैव।
स्ट्रेटेजिक का मतलब बहुत दूर समय तक, बहुत लंबे समय तक हम उसको स्ट्रेटेजिकली थोड़ा अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट इन आवर ओन इंटरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, अब है क्या ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के थ्रू सरकार क्या क्या चीजें करना चाह रही है। व्हाट इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? मेन गोल क्या है सर? मेन गोल इज टू क्रिएट एन इकोनॉमिक एंड डिफेंस हब। ठीक है, 4 पिलर हैं इसके। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगा दैट विल इंक्लूड डिफेंस फैसिलिटी। ठीक है, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। क्या होता है ट्रांसशिपमेंट? वेयर कार्गोज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन अ स्मॉल एंड अ बिग वेसल। मतलब एक पोर्ट है, एक बड़ा जहाज आया, एक छोटा जहाज आया, एक बहुत बड़ा जहाज। तो बड़े जहाज से सामान उतार के आपने यहाँ रख दिया और फिर ये जो छोटा जहाज है ये उठ के अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक चला जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन तक चला जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि आप छोटा जहाज में अपने सामान भर के यहाँ से लेके आए, सामान भर के आप छोटे जहाज से लेके आए और फिर बड़े जहाज में सामान डाला और फिर बड़ा जहाज अपने गंतव्य स्थान पे चला गया। इट वेंट टू इट्स ओन इवेंचुअल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट पोस्ट। सिविलियन एंड मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट, सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट। अब 450 MVA गैस क्यों है मैंने आपको बताया, बिकॉज निकोबार आइलैंड इज मोस्टली हाफ ऑफ, आई मीन शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये अगर ये है पहाड़, एक आइलैंड है और ये जो इलाका है वो पानी से डूबा हुआ है, तो इस इलाके को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और दुनिया में जहां भी गैस मिला है, दुनिया में जहां भी गैस मिला है, पेट्रोल मिला है, कोई भी क्रूड मिला है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मिलता है। आप ये बात भी समझ। तो क्योंकि निकोबार एक पानी के से सराउंडेड एक आइलैंड है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसीलिए हमारे पास गैस का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उसके साथ में हमारे पास एक सोलर पावर। सोलर क्यों? क्योंकि इक्वेटर के बहुत नजदीक है। इक्वेटर के नजदीक रहने से आपके पास सोलर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा इंसोलेशन होता है। तो सब सोलर पॉइंट एक चीज होती है कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा वर्टिकल कहाँ पे रहती है, तो सब सोलर पॉइंट उसी के आसपास रहता है। बहुत तेज धूप होगी दिन में, तो आप उससे अच्छा खासा सोलर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले नीति आयोग ने शुरू किया था, पर उसके बाद इसको दे दिया गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनईडीको है। अब प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजों के बारे में बात की गई है, इसको अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इधर अंडमान आइलैंड इसके ऊपर, और ये दोनों सेपरेटेड किससे है? एक लाइन जो है 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ठीक है, अब ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी हमने बता दिया आपको। ग्रेट निकोबार आइलैंड के नॉर्थ में कैम्बल बे नेशनल पार्क है, ग्रेट निकोबार के साउथ में गैलेथिया नेशनल पार्क है। और क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं? जो पहली चीज बनाई जा रही है वो टाउनशिप है, टाउनशिप। और उसमें क्या क्या होगा? रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, लॉजिस्टिक्स एंड डिफेंस फैसिलिटीज। ये लगभग 149.6 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितने का प्रोजेक्ट है ये? 166 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। उसमें से 149 स्क्वायर किलोमीटर का टाउनशिप बनेगा। उसमें से 8.45 स्क्वायर किलोमीटर सिविलियन और मिलिट्री एयरपोर्ट बनेगा। और पोर्ट कहां पे है? इधर है, ये वाला पोर्ट है। दिस इज द पोर्ट, ये पोर्ट, दिस इज द पोर्ट। ये वायलेट, ये पिंक वाला, मैजेंटा वाला पोर्ट है, ईस्ट टू द। और ये ट्रांसशिपमेंट पोस्ट के ईस्ट में, ईस्ट टू द, यहां पे लिख दूं ट्रांसशिपमेंट, ईस्ट टू द ट्रांसशिपमेंट पोस्ट, पोर्ट सॉरी, उसके ईस्ट है। इट विल बी द सेकंड वन ऑन द आइलैंड। क्या ये पहला मिलिट्री एयरपोर्ट है? नहीं, इसके पहले भी एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, नेवी एयर स्ट्रिप है एट आईएनएस बाज नेवल एयर स्टेशन। आईएनएस बाज इधर है, आईएनएस बाज नॉर्थ में है, तो उसी के लिए अब साउथ में भी आईएनएस बाज नेवल स्टेशन है और यहाँ पे एक मिलिट्री एयर स्ट्रिप है। अब दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तीसरी चीज क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे है? मैं फिर से इसको एक गाढ़े रंग से बनाऊं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे जहाज आएंगे, छोटे जहाजों में सामान भरेंगे, छोटा जहाज अपने जगह पे चला जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, छोटा जहाज थोड़ा सामान लेके आया, बड़े जहाज में डाला और चला गया, बड़ा जहाज चला गया। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑन द सदर्न टिप ऑफ द नॉर्थ, सदर्न टिप में है, सदर्न टिप में, सदर्न ऑन द सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार एंड एट गैलेथिया बे। ये गैलेथिया बे है, नेस्टिंग साइट ऑफ लेदर बैक टर्टल, गैलेथिया रिवर्स ड्रेन थ्रू द सी। यहाँ से गैलेथिया रिवर पानी में जाता है, या नेस्टिंग साइट है। नेस्टिंग साइट का मतलब एक टर्टल है जिसका नाम है लेदर बैक टर्टल, वो वहां पे ब्रीड करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ मोटी बातें भी लिखी हैं बोर्ड पे।
जिसमें पहली चीज है ग्रेट निकोबार कवर्स 910 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज होम टू इंडिया सदर्न मोस्ट लोकेशन। ये तो मैंने पहले ही बताया। सदर्न मोस्ट लोकेशन आप देख पा रहे हैं इंदिरा पॉइंट है। इसका लैटिट्यूड कितना है 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक। अब इसके लिए लैंड रिक्लेमेशन की भी बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारा लैंड तो पानी में सबमर्ज्ड है, तो लैंड को रिक्लेम भी किया जाएगा। और रिक्लेमेशन के लिए इतना 33 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। रिक्लेम कैसे करते हैं? पानी के अंदर आपकी जमीन चली गई, वहां पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाले, बजरी डाले, सीमेंट डाले, वो डालें, बालू डालें, वो सारा चीजें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी मदद से आप लैंड को रिक्लेम करते हैं। ठीक है। गोल क्या है? टू क्रिएट एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक हब विल रिक्वायर द डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये स्लाइड, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक, क्यों सरकार इसके पीछे पड़ी है, क्यों सरकार इसको करना ही चाहती है। तो सरकार के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म प्लस मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट। मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट पहला है जियोपॉलिटिक्स। क्या है? क्लोजेस्ट टेरिटरी टू मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट, a small stretch of water body connecting two bigger water bodies, ठीक है। तो ये मलक्का स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है? इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और क्या होता है यहाँ पे? लगभग आपको पहले भी बताया मैंने, 94,000 शिप्स पूरे साल में क्रॉस करती है। यहाँ से 30% ऑफ मेरीटाइम ट्रेड होता है। मेरीटाइम ट्रेड होता है यहाँ से। लगभग 1/3 वर्ल्ड मेरीटाइम ऑयल पासेस थ्रू हियर। पूरी दुनिया का ऑयल जो है उसका लगभग 1/3 1/3 पासेस थ्रू दिस स्ट्रेट। आप उसके बहुत नजदीक बैठे हैं, देन यू विल हैव सम एडवांटेज। अगर कभी इफ पुश कम्स टू शव, अगर नौबत आ ही गई, तो आप वहां पे कुछ एग्जर्ट कर सकते हैं, जैसे ईरान कर रहा है अभी। होता ही है। दिस इज रियल पॉलिटिक्स। यही दुनिया में चीजें होती हैं कि जिसके पास माइट है वो राइट है, और जो कर सकता है, जो कर रहा है, अगर दिक्कतें आई तो चीजें की जा सकती हैं। यहाँ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द इंडियन ओशन ऑल्सो, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस। बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको भी तैयार रहने की जरूरत है। मेरीटाइम ट्रेड कैसे बढ़ेगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, इक्विप टू ट्रांसफर कार्गो कंटेनर्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉल वेसल्स। ओनली वन मोर, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है इसके अलावा हमारे पास, वो है वेस्टर्न पोर्ट पे, उसे हम विजिंगम एयरपोर्ट कहते हैं, और विजिंगम पोर्ट कहते हैं। वो केरला लेफ्ट साइड में है, मतलब केरला, ये आपका, दिस इज इंडिया, यहाँ पे एक पोर्ट है, वी हैव अ पोर्ट एंड नाउ वी आर कमिंग विथ अ पोर्ट ऑलमोस्ट हियर। तो पहला नंबर तो ये है, दूसरा नंबर ये है। ठीक। जियोग्राफिक एडवांटेज क्या है? एक ट्राई सर्विसेज अंडमान निकोबार कमांड हम बैठाएंगे, जिसको मतलब बैठाया हुआ है, जो ऑपरेशनल है। आईएनएस बाज नेवल रेल स्टेशन है, जो कि हम लोकेटेड एट कैम्बल बे। कैम्बल बे कहाँ है सर? अभी आपको दिखाया था, कैम्बल बे में ही आईएनएस बाज ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसके साथ साथ हमारे पास अब यहाँ भी एक मिलिट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे हमारे लिए कोई ना कोई एडवांटेज तो आएगा ही। आगे बढ़े। Now military airport will add to the capability को ऐड करेगा। इसके बाद क्या है? क्या क्या इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, क्या क्या इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट है, जल्दी जल्दी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेट निकोबार क्या है? एक इकोलॉजिकली रिच जगह है, रिमोट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड है। The mega project will severely affect the forest, wildlife and indigenous community। ये बात कि इनको वो इफेक्ट करेगा। ठीक है भाई, इफेक्ट करेगा। तो आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। विल लीड टू द फॉलिंग ऑफ 130 मिलियन ट्रीज। लगभग 130 मिलियन ट्री आपको काटने पड़ेंगे। ग्रेट निकोबार इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सुंडा लैंड। चार हॉटस्पॉट्स हैं। पहला है हिमालयाज, आपको मैंने लिखवाया है पीछे भी। दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स, और चौथा है, इसको सुंडा लैंड कहते हैं, बट दिस इज एक्चुअली द निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड का ही नाम दिया गया है सुंडा लैंड। एक्सक्लूडिंग रेवेन्यू लैंड को हटा दिया जाए अगर, तो पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे हम निकोबार बायोस्फीयर, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में इतने सारा डाइवर्सिटी होता है, आपने वहां पे जाके एक टाउनशिप बना दिया तो जो डाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फौना है, जो जानवर जीव जंतु हैं, तो या तो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और डिस्प्लेस होने का सीधा मतलब होता है कि आप डिस्प्लेस जैसे ही होते हैं,
अगर आप हैबिटेशन से डिस्प्लेस हो गए, तो अगर आपकी बॉडी ने अडेप्ट किया नए हैबिटेशन में, तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे आप। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल और फ्लोरा और फौना, ठीक है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। अब कैसे फॉरेस्ट है वहां, लिटोरल है जी, एवरग्रीन है और एवरग्रीन हिल फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है और अब डाइवर्सिटी को किल करने के पूरे प्रबंध में है। गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वे डी नोटिफाइड फॉर द प्रोजेक्ट आया, इसलिए इन सेंचुरीज को डी नोटिफाई का मतलब कि अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे ही रहते तो वहां पे आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अपने नियम कानून है कि आप वहां नहीं घुस सकते, कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हैं। निकोबार मेगापोड एक पक्षी है, it is a bird, very beautiful bird. Nicobar megapod is a ground dwelling bird found only on the Nicobar group of island. पूरी संभावना है कि ये यहाँ से गायब हो जाए, अगर गायब हुआ तो फिर नहीं मिलने का। ये है निकोबार मेगापोड। दिस इज व्हाट इज निकोबार मेगापोड विच इज ओनली फाउंड इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड एरिया, यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो मिटिगेट दिस, इसको हटाने के लिए क्या किया गया है, लेदर बैक टर्टल सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई है ऑन लिटिल निकोबार, और मेगापोर्ट सेंचुरी बनाने की बात की गई है ऑन मेंचल आइलैंड। ये दो बात तो की गई है। अब देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग विल लाई इन द ईटिंग। प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अगर ये बात जो की गई वो हो जाए और सारी चीजें ठीक चले तब तो कोई बात ही नहीं। शॉम्पेन एक ट्राइब है, एक ट्राइबल ग्रुप है, 250 लोग ही हैं इसमें। विल बी एक्सपोज टू एक्सटर्नल disturbances and there is a high chance that they may get extinct. Shompen क्या है सर? What is Shompen that you are so concerned about? Shompen is a kind of Shompen or Nicobaris, both of these are kind of PVTG, particular PV, particularly vulnerable tribal group. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों में आ जाती है, कुछ हंड्रेड्स में हो जाती है, बहुत ज्यादा अलूफ रहे हैं हमेशा से, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, हंटर गैदरर्स हैं, इस तरीके की कम्युनिटीज हैं, ठीक है, पर अपना जीवन शैली है, अपना लाइफस्टाइल है। ठीक, निकोबारीज आइलैंड्स डिमांड्स टू बी सेटल्ड इन प्री सुनामी। निकोबारीज एक ऐसी ट्राइब है जो कि सुनामी एक चीज हुई थी, शायद जो मुझे आप सुन रहे हैं वो इस दुनिया में ना हो उस समय, क्योंकि ये 2004 में हुआ था, 2004 में। तो 2004 में एक बहुत भयानक सुनामी आई और सुनामी में बहुत सारे विलेजेस उखड़ गए, और जो विलेजेस में निकोबारी ट्राइब रहता था वहां पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। तो उनका बहुत एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि हमें प्री सुनामी विलेजेस में हमें सेटल किया जाए। तो अब कहाँ से सेटल होंगे वो, क्योंकि जहां पे प्री सुनामी विलेजेस है वहां तो टाउनशिप और ये सारी बातें होने लगी हैं। तो ये मुश्किल है। दूसरा मुश्किल क्या है कि जनवरी में ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एलिज्ड, एक ट्राइबल काउंसिल रहता है ट्राइबल एरियाज में, कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रेशराइजिंग टू सरेंडर देयर क्लेम्स। वो बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है, ग्रेट निकोबार का जो प्रशासन है, वो कह रहा है कि हमारे क्लेम्स को सरेंडर करो, तुम अपने जो भी क्लेम करो मत लो, तुम यू शुड सरेंडर। दिस इज द होल इशू। और ये जो पक्षी है, इसी पक्षी की बात हो रही है। दिस इज नोन एज मेगापोड, निकोबार मेगापोड, निकोबार मेगापोड, और ये सिर्फ यही मिलता है पूरे विश्व में। तो पूरा मसला क्या है, पूरा इशू क्या है? द एंटायर इशू कम्स डाउन टू द पॉइंट की अब बात आ गई है, बात इस कदर आ गई है कि मुद्दा है दो, या तो आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और बोला जा रहा है कि वी आर कीपिंग एडिक्वेट सेफगार्ड्स, ये सरकार कह रही है कि वी आर कीपिंग एडिक्वेट सेफगार्ड्स, दिस वर्सेस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डेमोग्राफी का मतलब जैसे वहां पे हैबिटेशन है, जैसे लोग हैं, यही। दिस इज द एंटायर डिबेट। द डिबेट इज बिटवीन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विद एडिक्वेट सेफगार्ड्स वर्सेस एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी एंड इकोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात अच्छे से समझी। ये हमारा एक्सप्लेनर क्लास है। इस क्लास का नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। सो वी हैव कनेक्टेड द डॉट्स एंड वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंटायर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हम वीकली क्लासेस भी लेते हैं करंट अफेयर्स की, वेयर वी हैव ए वीकली राउंड अप। वी आर आल्सो हैविंग ऑफलाइन क्लासेस। आप हमारे सेंटर पे आएँ। ऑफलाइन क्लासेस में क्लैट, आइलेट, CUET और जुडिशरी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग द वीडियो, कम टू द सेंटर एंड हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ आवर क्लासेस। 3 करंट अफेयर्स की क्लासेस एक वीक में, 3 लीगल रीजनिंग की क्लासेस एक वीक में, और बाकी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, VARC, और इसके साथ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये दोनों क्लासेस आपकी, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज
BARC, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग। करंट अफेयर्स पे हम ज़्यादा फोकस देते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रीजनिंग पे हम बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी 3 पे भी उतना ही फोकस दिया जाता है जितना उसको ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। धन्यवाद।